नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे सुन रहे हैं कैंसर की बात डॉक्टर मनीष जैन के साथ। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष जैन। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विवेक। सर, हमने जब भी हम बड़े हो रहे होते हैं तो कई बार जो है लड़कपन में, जवानी में जो है ना, धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और एक बड़ी कॉमन सी बात हम मजाक मजाक में बोलते हैं, तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। और हालांकि हम बोलने के लिए बोलते हैं और कोई तोड़ता नहीं है, और कुछ लोग तोड़ भी देते होंगे शायद। लेकिन हम कैंसर की क्योंकि बात करते हैं डॉक्टर साहब, क्या हड्डियों में भी कैंसर होता है क्या? और क्यों ना आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें, थोड़ी चर्चा करें। और कुछ एक जो सवाल मेरे जहन में है, कुछ एक सवाल जो है कुछ पेशेंट्स के आए हैं हमारे पास, सवाल जो आए हैं, मैं आपसे उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना चाहूंगा, आपकी राय चाहूंगा। देखिए, बोन कैंसर ये वैसे तो बहुत अनकॉमन है। यानी जो यदि बोन कैंसर प्योरली हम बात करें तो वो 1% ऑफ ऑल कैंसर्स होता है। इसमें ज्यादा नॉन कैंसरस बोन ट्यूमर्स होते हैं जो कि ज्यादा कॉमन होते हैं, और वो भी ट्यूमर्स बहुत कॉमन है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है और वो यदि वहाँ बोन में पहुंच जाए, या फिर यूं समझो लंग कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, वो बोन में पहुंच जाए, तो वो उसको बोन कैंसर नहीं बोलते, वो मेटास्टेटिक डिजीज होता है जो कि बोन में पहुंच गया, उसको हम ब्रेस्ट कैंसर ही बोलते हैं। इसके अलावा कई सारे बिनाइन कंडीशंस है जो कि कैंसर नहीं है, जैसे ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा है, ऑस्टियोब्लास्टोमा है, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा है, एनकॉन्ड्रोमा है। ये सारे ट्यूमर्स बिनाइन ट्यूमर्स है। जाइंट सेल ट्यूमर है बॉडी में जो कि एक बिनाइन ट्यूमर के रूप में होता है, कभी कभी वो मैलिग्नेंट भी होता है। कॉन्ड्रोमिक्सॉइड फाइब्रोमा है। ऐसे बहुत सारे ट्यूमर्स है जो बिनाइन ट्यूमर्स है। इसके अलावा कई सारे ट्यूमर्स ऐसे हैं जो बोन में शुरुआत करते हैं लेकिन उनको बोन कैंसर नहीं बोलते हैं। अच्छा। जैसे कि मल्टीपल माइलोमा जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो प्लाज्मा सेल होता तो बोन में है लेकिन वो होता है ब्लड का इम्यून सेल। तो इसको आप मल्टीपल माइलोमा प्लाज्मा साइटोमा बोलोगे लेकिन उसको बोन कैंसर नहीं बोलोगे। इसके अलावा जैसे ब्लड कैंसर जो होते हैं, ल्यूकीमियाज, वो भी बोन मैरो होती तो हड्डियों में, तो लेकिन उनको भी हम ल्यूकीमियाज को बोन कैंसर नहीं बोलते हैं। इसके अलावा होते हैं नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा जो लिम्फोसाइट्स में से तैयार होते हैं। इसमें सिर्फ एक वैरायटी ऐसी होती है जिसको प्राइमरी नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा बोन बोला जाता है। वो बोन में से शुरुआत होती है लेकिन फिर भी उसको बोन कैंसर नहीं बोला जाता है, उसको नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा ऑफ बोन बोला जाता है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हम बोन कैंसर से रिलेट करते हैं और बताते हैं कि ये बोन कैंसर है। ज्यादा करके जब हम बोन कैंसर की बात करते हैं तो वो यंग एडल्ट्स में होने वाले कैंसर्स होते हैं, जैसे कि वो काफी एग्रेसिव कैटेगरी में होता है ऑस्टियोसार्कोमा जो एक नंबर पे आता है, जो कि लंबे बोन्स में होता है, और कभी कभी ये एक्स्ट्रा स्केलेटल ऑस्टियोसार्कोमास भी होते हैं इसके अंदर, लेकिन ज्यादा करके ये लॉन्ग बोन्स में और ग्रोइंग एंड्स में होता है। इसके अलावा कॉन्ड्रोसार्कोमा होता है जो कार्टिलेज में होता है। ये सेकंड नंबर की बीमारी है बोन कैंसर की जो काफी कॉमन है। तीसरे नंबर पे आती है इबिंग सार्कोमा जो पेल्विस और लेग्स और आर्म्स में होती है, यंग यानी एडल्ट्स में या चिल्ड्रन में। तो ये सारे जो कैंसर्स है ये बोन कैंसर्स में आप गिन सकते हो कि जिनको आप बोन कैंसर बोलोगे, या ऐसे कई सारे और सब टाइप्स है जिनको अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे। और इसके वैसे कोई क्लियर कॉजेस पता नहीं है कि ये कैंसर क्यों होता है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स पाए गए हैं ये कैंसर्स में, जैसे कि इनहेरिटेड जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं जिसको ला क्रामोनी सिंड्रोम बोलते हैं, या हेरिडिटरी रेटाइनोब्लास्टोमा है। इनमें बोन कैंसर का प्रमाण ज्यादा होता है। इसके अलावा पैगेट्स डिजीज करके एक बीमारी है जो ओल्ड एज में होती है, वो लोगों को भी बोन कैंसर ज्यादा पाए गए। और तीसरा जो मेन कारण है ट्रीटमेंट का, वो जिन लोगों को रेडिएशन दिया जाता है कोई दूसरे कैंसर के लिए, तो उसमें बोन कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है उन लोगों की। तो इस तरह से ये पूरा बोन कैंसर का सिचुएशन है। इसको डायग्नोज यदि करना है, इसके सिम्टम्स देखोगे तो जनरली बोन पेन होता है जो कि बढ़ता घटता है और वो रात में ज्यादा बढ़ता है। फिर वो पेन किलर से रिस्पॉन्ड नहीं होता है, वहाँ स्वेलिंग आ जाती है, टेंडरनेस आ जाता है, अचानक बोन टूट गया या जो बोन वीक होने के कारण टूट जाते हैं, वो पेशेंट लोगों में थकान आने लग जाती है, वेट लॉस होता है, फीवर आता है। तो ऐसे सब चीजें आपको इंडिकेट करती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है।
अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मान लीजिए कि आपने ये कुछ सिम्टम्स बताए कि अगर ऐसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे हड्डियों में दर्द हो गया और सूजन वगैरह आ गई, तो इसके टेस्ट क्या होते हैं? जैसे आपके पास जब भी, आई बिलीव कि आपको कभी नाइव पेशेंट मिलते हैं क्या, या कहीं ना कहीं वो और ट्रीट होकर आते हैं? नहीं, बहुत पेशेंट डायरेक्टली हमारे पास आते हैं। इसके अच्छा। 2-3 कारण है। एक तो क्या है, जब पेशेंट लोगों को हम 20-22 साल से ट्रीट कर रहे हैं, तो आजकल पेशेंट भी जो हमारे ट्रीट हुए हुए वो आधे डॉक्टर हो जाते हैं। वही पहले पकड़ लेते हैं कि अरे ये तो कुछ गड़बड़ है और ये आपको तो सीधा यहीं जाना चाहिए। तो कई सारे पेशेंट ही डायग्नोज कर देते कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो पता चल भी जाता है कि कोई सीवियर पेन है, उन्होंने 8-10 दिन गोली ले लिया है, रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है, एक एक्सरे निकाल लिया है, उसमें थोड़ा ट्यूमर टाइप दिख रहा है, कोई बोन खा लिया है उसने। तो इस तरह से लोग, और फैमिली फिजिशियंस भी पिकअप कर लेते हैं कि ये तो कुछ तो गड़बड़ है, ये कोई रूटीन नहीं है। तो इनमें बहुत सिंपल चीजें है। आप एक एक्सरे करा सकते हो सबसे पहले, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होती है, डॉक्टर बता सकता है कि लंप है, बम्प है, पेन है कहीं पे आपको, और अचानक से कोई फ्रैक्चर हो गया है जो कि यंग आदमी में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि गाड़ी की स्टैंड लगाते वक्त में पैर टूट जाए, कोई 60 ईयर्स से कम वाले का। तो ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। 70-75 में टूटे तो समझ सकते हैं कि एज रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले टूट जाओ ना 55-60 से पहले, तो ये जरा गड़बड़ है, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। तो इस तरह से यदि कुछ घटनाएं हो जाती है तो इसको हम डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले तो MRI CT स्कैन करवाते हैं वो हिस्से का, फिर उसकी बायोप्सी होती है, और फिर उसके बाद में हम पेट स्कैन करवाते हैं। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट होती है जो हमको ट्यूमर लोड या वो बताती है, और इसमें यदि आप माइलोमा सस्पेक्ट कर रहे हो तो माइलोमा की टेस्ट अलग होती है, नॉन हॉजकिन सस्पेक्ट कर रहे हो तो उसकी टेस्ट। तो ये जो कैंसर बोन के नहीं है फिर भी बोन में से शुरू है, उनकी भी टेस्ट होती है। तो आपको कई सारे कैंसर्स को अलग अलग करना पड़ता है, बिनाइन ट्यूमर्स को अलग करना पड़ता है, प्राइमरी बोन ट्यूमर्स के लिए अलग करना पड़ता है, बोन में से निकलने वाले कैंसर्स के लिए भी आपको ढूंढना पड़ता है, और कभी कभी बोन में फैले हुए कैंसर्स भी ढूंढने पड़ते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में से बोन में पहुंच जाए तो आपको ब्रेस्ट भी ढूंढना पड़ता है, ब्रेस्ट में का कैंसर, और बोन में गया वो भी कंफर्म करना पड़ता है, प्रोस्टेट में से निकल के चला जाए तो भी ढूंढना पड़ता है। तो वो हर जगह से जा सकता है बोन में, यानी स्टमक में से जा सकता है, पैनक्रियास है, गॉल ब्लैडर है, कोलन है, कहीं से भी जा सकता है बोन में। तो ये सब चीजें ढूंढनी पड़ती है। तो फिर इसमें पेट स्कैन करवाना पड़ता है, कुछ लोगों को स्कोपीज करवानी पड़ती है। तो इस तरह की जो आप प्राइमरी ढूंढ रहे हो तो उसकी टेस्ट होगी, रूल आउट करने के लिए टेस्ट होगी, इस तरह से कई सारे टेस्ट करनी पड़ेगी। सर, इसका ट्रीटमेंट क्या है आज की डेट में? मतलब क्या ये क्यूरेबल है और कैसा है ये? देखो, एवरेज बोन कैंसर जो है वो करीब 65 से 70% क्यूरेबल है, और जितने यंग लोगों के कैंसर है वो तो ज्यादा है। आप यदि सिर्फ इविंग्स कैंसर की बात करोगे तो 80% क्यूरेबल है। वाओ। तो PNAT है तो वो 80% क्यूरेबल है। लेकिन आप ओवरऑल सब कैंसर्स को पुट ऑन करोगे, साथ में डालोगे, एक ही ग्रुप में डालोगे, तो इसमें 65 से 70% लोग क्यूरेबल है। तो ये क्योर का मतलब क्या है कि ये बीमारी 5 साल तक पलट के नहीं आई तो आप इसको क्योर बोलते हो। इसकी ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि वो बीमारी का स्टेजिंग क्या है, स्टेजिंग कैसे करते हैं। यदि बीमारी बोन में लोकलाइज्ड है, एक ही जगह पे है, लो ग्रेड है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेज 1। यदि लोकलाइज्ड है और हाई ग्रेड है तो हम उसको बोलते हैं स्टेज 2। यदि वो बोन में ही थोड़ा फैल गया है तो हम उसको बोलते हैं स्टेज 3, और वो बोन को छोड़ के और कहीं फैल गया है, लंग में, लीवर में, कहीं और, या कोई और बोन में, तो उसको हम बोलते हैं स्टेज 4। तो पहले तो होता है स्टेजिंग, दूसरा होता है टाइप ऑफ कैंसर, फिर इसके बाद में देखा जाता है फिटनेस ऑफ पेशेंट, उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं कि वो कौन से टाइप का ट्यूमर है, जैसे कि ऑस्टियोसार्कोमा है, इविंग सार्कोमा है। जैसे इविंग सार्कोमा में पहले आपको कीमो देना है, 10 हफ्ते तक कीमो देना है, उसको श्रिंक करना है, बाद में ही आपको उसको सर्जरी या रेडिएशन के लिए लेना होता है। ऑस्टियोसार्कोमा है तो या तो आप डायरेक्टली सर्जरी कर सकते हो या कीमो दे के श्रिंक करके फिर सर्जरी को दे सकते हो। आपका इंटेंशन ऑफ ट्रीटमेंट, सर्जरी इंटेंशन क्या है, उसके लिम्ब साल्वेज है क्या, उसके प्रोस्थेसिस बनने गया है क्या, बहुत सारी चीजें उसमें देखी जाती है। जैसे आपको यदि प्रोस्थेसिस बनाने में 1.5-2 महीना जाने वाला है तो बेटर ऑप्शन है कि आप पहले कीमो दे दो, तब तक कि वो ट्यूमर श्रिंक हो रहा है, अपने प्रोस्थेसिस बन के रेडी हो गया। तो ये सर्जरी करने के, या आपको रेडिएशन देना पड़ रहा है, कोई ट्यूमर के अंदर आप रेडिएशन देना चाहते हो स्टार्टिंग में, तो वो एक ऑप्शन होता है। कीमोथेरेपी रेडिएशन टुगेदर होता है,
कीमोथेरेपी के बाद रेडिएशन होता है, कीमोथेरेपी के बाद सर्जरी होके फिर रेडिएशन होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और वो डिपेंड करते हैं ट्यूमर टाइप और ट्यूमर की स्टेज पे। तो इसीलिए ये बताना कि हम सिर्फ यही करेंगे ये गलत होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये तो आपको इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा, पेशेंट को देख के, अपने डॉक्टर से बात करके, और जो पेशेंट के लिए सबसे उचित स्ट्रेटेजी है वो देख के। ऑसम। डॉक्टर साहब, हमारी एक लिसनर हैं जो कि इंदौर से जुड़ी थी हमारे साथ, और उनको हड्डियों में कैंसर हुआ था। मतलब मैं शायद भूल गया, मेरा आई एम नॉट दैट गुड एट मेडिकल टर्मिनोलॉजीज। और उनका एक ऑपरेशन हुआ था, उनके पैर की हड्डी जो है वो रॉड लगी हुई है उनको, एंड उन्होंने जो है किसी दूसरे पेशेंट को देखा कि उनको जो है 4 साल के बाद रिलैप्स हो गया था कैंसर। अभी वो काफी डरी हुई हैं, और बिकॉज शी इज वेरी यंग एंड शी इज वेरी काइंड ऑफ अफ्रेड कि कहीं मुझे तो नहीं हो जाएगा। तो उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हम खुद ही है। तो आपको लगता है कि ये कैसे हो गया, आपने चाहा यदि 50 रुपए, तो कोई आपको 5,000 रुपए तो देगा नहीं। वो 50 देगा या 5 रुपए देगा। तो आप यदि बीमारी चाह रहे हो कि मुझे हो जाएगी, तो एक दिन सच में हो जाएगी, और उसके बाद में फिर आप बोलोगे देखो ये तो मैंने बोला ही था। तो आपकी बात सच हो गई तो भी आप दुखी हो। तो आप वो बात सच क्यों करना चाहते हो जो आप नहीं चाहते हो? वही बातें चाहो जो आप चाहते हो। ग्रेट। यदि आप चाहते हो कि आप फिट रहना चाहते हो, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो ना कि आप, मुझे तो हेल्दी रहना है, मुझे तो फिट रहना है, मुझे तो ठीक रहना है। आपका शरीर वही करने लग जाता है। ये पूरी सिस्टम एक आपकी फैक्ट्री है, आप ओनर हो। ओनर जो चाह रहा है वही सब वर्कर कर रहे हैं अंदर। और ओनर ने चाहा था कि मेरी बीमारी पलट जाएंगी, एक दिन पलट गई। तो ये तो हमको बहुत पहले हमारे वेदों में, पुराणों में, सभी में बोला गया है कि योर थॉट्स दे गेट क्रिस्टलाइज्ड एंड दे बिकम रियलिटी। सुपर, क्या बात कही है डॉक्टर साहब। और मुझे लगता है कि उनको ये सोचना चाहिए कि भाई जो किसी और के साथ हुआ है तो उनकी अलग अलग कंडीशंस होंगी, उनके जैसे आपने इतनी सारी चीजें बताई, स्टेजिंग होगी उनके कई सारे अलग रिस्क फैक्टर्स होंगे, इसके लिए उनकी बीमारी वापस आई। जरूरी नहीं कि ये सबके साथ हो। और डर से कुछ नहीं कर सकते। देखो, डर का कोई इलाज नहीं होता है। ये इलाज हमको खुद हमारे दिमाग में ही करना पड़ेगा। यदि हमको कोई चीज से उभरना है तो सबसे पहले हमको हमारे दिमाग में क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि मुझे ये चाहिए, दैट्स इट। और वो पूरा दिलो जान से चाहो तो आपको जरूर मिलेगा। आप यदि फिट रहना चाहते हो तो आपको फिटनेस मिलेगा। आप दिन रात, यू शुड ब्रीथ व्हाट यू वांट। आप खाते, उठते, बैठते, सोते, जागते, हर जगह जो चाहोगे उसी को यदि सोचोगे, उसी को जियोगे तो आप जरूर और जरूर पाओगे। आप यदि फिटनेस चाहोगे तो उसको जीते हुए, यानी यू शुड ब्रीथ दैट, यू शुड ईट दैट, यू शुड स्लीप दैट। वंडरफुल, बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव आपने सर शेयर किया। एंड मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा मैसेज है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और आप अगर हमारे लिसनर हैं, आपको अगर कोई सवाल पूछना है तो आप बेशक पूछ सकते हैं, और बहुत आसान है डॉक्टर मनीष जैन तक पहुंचना। सिर्फ आपको उंगलियों को थोड़ी तकलीफ देनी है, एक ईमेल कर देना है manishjain009@gmail.com, यानी कि MINISH009@gmail.com। एंड डॉक्टर साहब आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे, और जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कैंसर की बात डॉक्टर मनीष जैन के साथ। मेरा नाम है विवेक शर्मा, और मैं फिर मिलूंगा आपसे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद विवेक, थैंक यू।